हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसका सबटाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बेटा बेसिकली इसमें जो है दो पार्ट हैं स्टोरी के। पहला पार्ट जो है उसमें है साहिब आलम मेन कैरेक्टर, और दूसरा पार्ट जो है उसमें है मुकेश। ठीक है। इस चैप्टर में एनीस जंग जो है उन्होंने मेन फोकस किया है पॉवर्टी। ओके, ट्रेडिशंस, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, पॉवर्टी क्या है, और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो कैसे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें मेन बताई गई है। मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें एनीस जंग जो कि ऑथर हैं। ओके, साहिब आलम रैग पिकर ऑफ सीमापुरी, मुकेश बैंगल मेकर है, एल्डर ब्रदर ऑफ मुकेश अ यंग वुमेन, वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ मुकेश, फादर ऑफ मुकेश, ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश, ये ओल्ड वुमेन है, सविता अ यंग गर्ल प्रिपेयरिंग बैंगल्स, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन जो बैंगल वर्कर्स हैं, and some other people like policemen, sahukars, bureaucrats, politicians. So now first part जो स्टार्ट होता है बेटा वो एक फ्रेज से शुरू होता है, एक सेंटेंस से शुरू होता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे एक रुपया भी गार्बेज में मिल जाता है। सो नाउ राइटर्स एनकाउंटर विद साहिब, जो हमारी राइटर हैं वो साहिब आलम से कैसे मिलती हैं। द राइटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। हर सुबह जो राइटर हैं एनीस जंग वो साहिब आलम से मिलती हैं, और साहिब आलम सुबह सुबह क्या कर रहा होता है, गार्बेज में कुछ छान रहा होता है ना, कूड़े में। साहिब हेल्स फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। कहाँ से आया साहिब, यहाँ पे ढाका से आया है। His house and field were swept away by the storms, क्योंकि वहां पे बहुत आंधी तूफान आया और उसकी वजह से उसकी सारी फसल घर वगैरह सब खत्म हो गया। तो अब वो यहाँ पे आया है दिल्ली की सीमापुरी इलाके में। He does not attend any school, किसी भी स्कूल में नहीं जाता वो। And on asking by the writer, the boy announces his name साहिब आलम। और जब राइटर ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला साहिब आलम। इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का देवता है। और काम देखो वो क्या कर रहा है, कूड़ा उठाने का। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड एनीथिंग, दे लिव इन परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और बेचारा बहुत ही गरीब है, वो कुछ भी अपने आप से अफोर्ड नहीं कर सकता। सो अब यहाँ पे राइटर एक स्टोरी बताते हैं, अ मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी विलेज की एक स्टोरी बताती है। द राइटर टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी। व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय he would stop near a temple to pray for a pair of shoes. अब जब वो छोटा सा बच्चा था तो वो एक टेम्पल पे रुकता था और वहां पे प्रेयर करता था कि प्लीज भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। मतलब उसकी प्रेयर यहीं पे ही खत्म थी, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए था लाइफ में अदर देन एक पेयर ऑफ शूज। हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और उसके पापा थे प्रीस्ट वहीं पे। द राइटर विजिटेड द प्लेस आफ्टर 30 years। अब राइटर उसी जगह है जहाँ की वो कहानी बता रही है कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके पापा प्रीस्ट थे और वो एक पेयर ऑफ शूज के लिए प्रेयर करता था। तो अब 30 साल बाद वहां पे जब दोबारा विजिट करते हैं, इट वॉज फाउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। देयर लिव अ न्यू प्रीस्ट, वहां पे एक नया प्रीस्ट आ गया है। रेड और व्हाइट प्लास्टिक की चेयर्स हैं वहां पे बैठने के लिए। देयर बॉय इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज, ही थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द बेड। और वहां पे एक लड़का है, उसने शूज और सॉक्स पहन रखे हैं और उसने अपना स्कूल बैग बेड पे फेंका। द राइटर इमीडिएटली रिकलेक्टेड द प्रेयर अदर बॉय हैड मेड। अब अचानक से वहीं पे ही राइटर को याद आता है कि एक तो वो बच्चा था जो एक पेयर ऑफ शूज के लिए पूजा करता था, और एक ये बच्चा है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं। He thought that the goddess might have granted his prayer of shoes. Now the young boys like this son of the priest wear shoes, but many others like the rag picker because remain shoeless. तो अब वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भगवान ने उस बच्चे की प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया और इस बच्चे को सब कुछ दे दिया। लेकिन अभी भी साहिब आलम जैसे बहुत सारे रैग पिकर्स हैं जिनके पास शूज नहीं हैं, जो शूलेस हैं।
नाउ अब फिर से वापस साहिब आलम के बारे में हम जानते हैं। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लिव देयर फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत सारे वहां पे आते हैं बांग्लादेश से। एंड हैव ऑक्यूपाइड एन अनऑथोराइज्ड लैंड लाइक साहिब्स फैमिली। वहां पे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, बस कोई एलोकेशन नहीं है, वो जगह एलोकेटेड नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, बस वहां पे रह रहे हैं जैसे साहिब की फैमिली रह रही है। द स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टेरापोलिन। और वो जो घर बने हुए हैं वो टिन और टेरापोलिन से मिलके बने हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। एंड दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए रनिंग वाटर भी नहीं है। और वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। और कब 30 साल से ज्यादा हो गए वहां पे उनको रहते हुए। उनके विदाउट एन आइडेंटिटी बट दे हैव एन राशन कार्ड्स। उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, कोई वोटर आईडी कार्ड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राशन कार्ड्स हैं उनके, ठीक है। एंड देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और उनको ये लगता है कि जीने के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा फूड है ना, खाना ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी से। सो दे प्रेफर टू लिव इन सीमापुरी रेदर टू द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका दैट केप्ट देम हंग्री। और जहां से वो आए हैं वहां रहने से अच्छा है वो यहाँ रहें, क्योंकि यहाँ कम से कम उनको पेट भर के खाना तो मिल रहा है। साहिब इन टेनिस शूज। साहिब लाइक टेनिस एंड sees young men playing it standing by the fenced gate of a club। अब साहिब को टेनिस बहुत पसंद है, तो वो गेट के बाहर से लोगों को ग्राउंड में वहीं पार्क में खेलते देखता था। वहीं पे एक क्लब था, वहां पे वो खेलते देखता था उनको। ही गोज इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, द गेट कीपर लेट हिम स्विंग। अब जब कोई नहीं होता था तो गेट कीपर से पूछ के साहिब आलम अंदर जाता था और वहां पे वो झूला भी झूलता था। वन डे ही गेट डिस्कार्डेड टेनिस शूज, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अब एक दिन उसको जो किसी ने डिस्कार्ड कर देंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए, बेकार हो गए शूज, वो शूज उसको मिल गए और उसे लगा कि उसका सपना सच हो गया। नाउ ही वर्कड इन अ टी स्टॉल। और अब जो साहिब आलम है उसको जॉब मिल गई एक टी स्टॉल पे, जहां पे उसे 800 रुपीज मिल रहे हैं, मील मिल रही है, ठीक है। लेकिन उसके फेस पे जो केयर फ्री लुक था वो नहीं रहा। रीजन उसका क्या है कि अब वो अपना बॉस अपने आप नहीं रहा, उसको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जो स्टील का कैनिस्टर है चाय का, वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा भारी मुझे लगता है देन द बैग ऑफ रैग, है ना, जो कूड़े का ढेर, जो कूड़े का बैग है उससे ज्यादा भारी मुझे स्टील का कैनिस्टर लगता है। सो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। रीजन उसका ये है कि साहिब अब अपना बॉस नहीं रहा, वो किसी के अंडर काम कर रहा है। तो साहिब आलम की कहानी हमने देखी। अब सेकंड पार्ट में जो कहानी है वो है मुकेश की, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो द राइटर हैज अ चांस टू सी अनदर बॉय नेम मुकेश। अब एक और लड़के से राइटर मिलती है जिसका नाम है मुकेश, हु इंसिस्ट बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकम अ मोटर मैकेनिक। और वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं अपना मास्टर अपने आप बनना चाहता हूं। ही लिव अमिड द डर्टी स्टेट्स ऑफ फिरोजाबाद। और वो कहाँ रहता है? फिरोजाबाद, ठीक है। इट इज द टाउन फेमस फॉर द बैंगल्स। सभी जानते हैं कि फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत फेमस हैं, तो वो वहां पे चूड़ियां बनाने का उनकी फैमिली, मतलब बहुत ही एंसेस्ट्रल काम है ये उनका पूरा, बहुत ही जनरेशंस हो गए उनको चूड़ियां बनाते हुए। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास इंडस्ट्री। हियर फैमिली हैज स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन। और मुकेश की फैमिली भी उसमें से एक है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो जनरेशन से यही काम कर रही हैं यहाँ पे चूड़ियां बनाने का, और मुकेश की फैमिली भी उसमें से एक है। चिल्ड्रन वर्किंग इन ग्लास फर्नेसेस एंड देयर लिविंग कंडीशंस। यहाँ पे 20,000 से ज्यादा बच्चे इस हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, और उनकी आंखें जो हैं वो डार्क की तरफ ज्यादा एडजस्ट हो गई, क्योंकि लाइटिंग वहां पे बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। छोटे छोटे सेल्स बनाए गए हैं जिसमें बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, और बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। फर्नेस, ग्लास फर्नेस जहाँ पे कांच को पिघलाया जाता है, एंड लिविंग कंडीशंस बहुत ही बेकार है वहां पे। अब मुकेश की फैमिली। मुकेश हाउस इज लाइक हॉल, half built shack. Its one part is thatched with dead grass. On the firewood stove she sees
a large vessel of sizzling spinach leaves. मुकेश father is an impoverished bangle maker. Impoverished की spelling गलत है बेटा यहाँ पे, IMPORVISHED, impoverished bangle maker. He has not been in a position to send his two sons to school except teaching them the art of bangle making. अब उसके पापा ने कभी भी हिम्मत नहीं करी कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें। बस एक ही चीज़ वो सिखा पाए, दैट इज आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। नाउ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन वंस कर्म। मुकेश ग्रैंड मदर सेज इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है कि ये उनका कर्म है, ये उनकी डेस्टिनी है कि वो बैंगल मेकर की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। और उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड कैसे ब्लाइंड हुए उन्हीं के सामने बैंगल बनाते बनाते, क्योंकि बैंगल पॉलिश जब करते हैं तो जो डस्ट होता है ना, उससे आंखें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। दे कैनॉट गिव अप गॉड गिवन लीनिएज दे हैड बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। और वो कुछ और नहीं सोच सकते क्योंकि वो बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा हुए हैं। दे विल सी नथिंग एक्सेप्ट द बैंगल्स। वो हमेशा, उन्होंने कुछ नहीं देखा और ना कुछ देखेंगे, सिर्फ बैंगल्स देखेंगे। ऑल द फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द डार्क हट सिट टुगेदर एंड वेल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स। सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं और वो जो पीसेस होते हैं कलर्ड ग्लास के, उसको गर्म करके वापस मोल्ड करके बैंगल्स बनाते हैं। ठीक है। सो सविता अ यंग गर्ल, वो भी यही काम कर रही है, बैंगल्स के पीसेस को जोड़ रही है। हर हैंड्स मूविंग मैकेनिकली, और उसके हाथ इतनी जल्दी चल रहे हैं जैसे कि कितना अच्छा उसे सारा काम आता है। सविता knows the sacredness of the bangle. She works upon the bangle represent the symbol of Indian women's सुहाग। और वो जानती है कि बैंगल जो है वो एक लेडी का सुहाग रिप्रेजेंट करता है, खासकर इंडिया में। Bangles on wrist but no light in eyes. The old woman has still the bangles on her wrist but there is no light in her eyes. अब वो जो कुछ वहाँ पे ऐसी लेडी हैं जिनके हाथों में बैंगल्स हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, क्योंकि बैंगल बनाते बनाते रोशनी आंखों की चली गई। इन हर होल लाइफ टाइम शी डिड नॉट ईट वन फुल मील, दैट इज ऑल शी हैज अर्न। और जितना अब तक कमाया है उसका यही नतीजा है कि आज तक इतनी लाइफ में उन्होंने एक टाइम भी भरपेट खाना नहीं खाया। हर ओल्ड हस्बैंड टेल दैट एक्सेप्ट बैंगल ही नोज नथिंग। और उनके जो हस्बैंड है वो भी यही बताते हैं कि वो बैंगल के अलावा और कुछ जानते भी नहीं है। और फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं चेंज हुआ, इतने सारे सालों में कुछ भी नहीं चेंज हुआ। बस सोचते हैं, इनिशिएटिव लेने का सपना देखते हैं लेकिन ले नहीं पाते। उसका रीजन क्या है? वो सोचते हैं कि वो कोऑपरेटिव्स बनाए, आपस के अपने ग्रुप बनाए। दे से इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड पुलिस विल कैच देम। और उनको डर क्या लगता है कि अगर वो अपना कोई ग्रुप बनाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, उनको मारेगी, उनको जेल में डाल देगी और रीजन ये बताएगी कि वो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी लीडर। उनका कोई लीडर भी नहीं है जो उनको चीजें अलग तरह से करना सिखाए। ठीक है। देयर एल्डर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके एल्डर्स भी इतने ही थके हुए थे जितने वो हैं। टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल टेकिंग देम फ्रॉम पॉवर्टी टू इनसेंसिबिलिटी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। सो कोई भी अलग से कुछ करने का नहीं सोच सकते। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, द राइटर is clearly the two, she sees the two worlds. One is that of family caught in the web of poverty carrying the work of bangle making, the other is their cheap circle of साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन। तो दो दुनिया यहाँ पे दिखाई देती है। एक तो वो लोग जो इस सर्कल में फंसे हुए हैं, वो चूड़ियाँ बनाते हैं, है ना। और दूसरा वो वर्ल्ड जो साहूकार का है, मिडलमैन का है, पुलिसमैन का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, पॉलिटिशियंस का है, जो इनको अपने लेवल पे कोई काम नहीं करने देता। जो बैंगल मेकर होता है बेटा, उसको बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं उसके काम के, और सारे पैसे कौन खा जाते हैं? ये जो बीच में ग्रुप्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं वो। और वो इनको आगे भी 1 to 1 बात नहीं करने देते, तो इनके मेहनत का इनको कुछ भी नहीं मिलता। बाय द टाइम ही बिकम अवेयर of it, he also accepted as naturally as his father. The writer sees in a ray of hope in the eyes of Mukesh to become a motor mechanic. लेकिन मुकेश की आंखों में राइटर को एक सपना दिखा, वो था मोटर मैकेनिक बनने का। और वो बोलता है कि मेरे घर से गैराज जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल भी चल के जा सकता हूँ। एंड राइटर आस्क हिम इफ़ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। राइटर ये पूछती है कि क्या तुम
प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो? तो मुकेश कहता है कि नहीं, मेरे को एक ही सपना है, जो है कि मैं कार का या मोटर मैकेनिक बनूं, बिकॉज यहाँ की स्ट्रीट्स में कार ज़्यादा चलती हैं, एरोप्लेन तो एक दो ही उड़ते हैं। So, Law Spring gives us an analysis of the impoverished condition faced by many children that condemn them to a life of pain, oppression and lack of education. ऐसे बच्चों की कहानी यहाँ पे राइटर ने बताई है जिनको बेसिक एमेनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती और हमेशा उनकी लाइफ जो है पेन, एक्सप्लॉयटेशन है ना, ऑपरेशन, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, उनको कुछ भी नहीं मिलता अदर देन कि जो उनका पेरेंटल वर्क है वही उनको आगे करना पड़ता है। सो आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।